नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण का दूसरा अध्याय जो कि है वर्ण तो विचार। ये है हमारे वर्ण विचार का जो दूसरा अध्याय है उसका पहला भाग। पुस्तक है मेरे पास, ये 8वीं कक्षा की पुस्तक है। विषय दोनों में एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन जो 8वीं कक्षा की पुस्तक है उसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो मैंने इस पुस्तक से जो ये विषय करवाना चाहा है। आप अपनी ही पुस्तक पढ़ेंगे और ये आप इसमें जो पुस्तक अपनी पढ़ेंगे उसमें विषय देखिए एक जैसा ही मिलेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वह ध्वनि चिन्ह जिनके ओर खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। पर्वत, घोड़ा, पुष्प आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सब शब्द हैं, लेकिन जो इनके नीचे लिखा हुआ है प प्लस अ प्लस र, ये सब वर्ण है। अब शब्द के तो हमने खंड कर दिए, लेकिन जो वर्ण हमने जिनके शब्द का खंड करने के बाद जो वर्ण हमें मिले हैं उन वर्णों को और खंड नहीं किए जा सकते। जैसा कि बताया गया है कि संसार में अनेक ध्वनियां प्रचलित है। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है, लेकिन समस्त ध्वनियां वर्ण नहीं होती। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत करके उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। उपयुक्त सब छोटी ध्वनियां हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को। वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि जो पर्वत, घोड़ा जो शब्द हैं हमने उनके खंड किए, लेकिन अब जो वर्ण हमें मिले हैं खंड करने के पश्चात उनके और खंड नहीं किए जा सकते। तो हम कह सकते हैं क्या? वह ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। देखिए बेटा, ध्वनि चिन्ह कौन से हैं? हमने पीछे पढ़ा था लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि तो उसी को कहते हैं कि जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। सबकी अलग अलग लिपि होती है, यानी लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाती है। और उस लिखने के ढंग के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, तो वह ध्वनि चिन्ह, वही जो ध्वनि चिन्ह है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला। वर्ण अर्थात वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कौन से? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि, जो हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है, वो हमारे मुख में जो स्वर तंत्र, जो अंग है, जो अवयव है, वो उसको छूती नहीं है। इसलिए वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि देखिए हर व्यंजन में स्वर सम्मिलित होता है, लेकिन जो स्वर हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इन्हें स्वर माला कहते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 11 है वो क्या है? हमारे स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय, यानी जो स्वर हैं वो हमारे 11 हैं, लेकिन उनमें उनके अंदर अंतर बताया गया है कि कुछ जो स्वर है उनका वर्गीकरण किया गया है। और वो किस आधार पर किया गया है? कि उनको उच्चारित करते समय उनमें जितना समय लगता है उस आधार पर।
तो ये जो स्वर के भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं, हल्स स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें जो प्लुत स्वर है वो हमारा बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक लंबे स्वर का ही लिया जाता है। ये हम आगे इसको करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो हर्ष स्वर जो है उसमें है अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुत स्वर में है ओम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हर्ष स्वर है उसमें जो मात्राएं हैं वो छोटी मात्राएं हैं, और इनमें लगने वाला समय है वो बहुत कम समय है, इसलिए इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि जो ई, उ और री जो वर्ण है उन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। हाँ, उच्चारण स्वतंत्र होता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर है इनमें इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर क्यों? संधि स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ई, उ, ए, ऐ, ओ जो ये स्वर हैं ये स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। ये स्वरों से मिलकर बने हैं, लेकिन जो मूल स्वर है वो हमारे अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो किसी से भी मिलकर नहीं बने। इसलिए जो हमारे हल्स स्वर है जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, तो ये हमारे क्या है? मूल स्वर भी कहे जाते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जैसे संधि में हम पढ़ेंगे कि ए प्लस ए आ हो जाता है, ए प्लस ई ए हो जाता है, ए प्लस ओ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये सब संधि स्वर हैं, मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मतलब दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब देखिए, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, हमने पीछे भी इन्हें पढ़ा था। और इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, क्योंकि हमने समय के आधार पर वर्गीकरण किया है, इसलिए समय के आधार पर ही इनकी परिभाषा देते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर को मैंने पीछे भी बताया था कि इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय मतलब जो समय पहले हर्ष स्वर में कम लग रहा था, दीर्घ स्वर में दुगना लग रहा था, तो अब इसमें क्या है? 3 गुना समय लग रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह जो हम यहाँ देख रहे हैं, आप पुस्तक में देख रहे हैं, चिन्ह है एस जैसा चिन्ह है। इनका प्रयोग प्राय पुकारने, रोने या जोर जोर से गाते समय किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम। तो अब हम करेंगे स्वरों की मात्राएं। हमने जैसे पहले पीछे भी पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजन वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वो किसी भी तरह से, जैसे जो हम आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार से जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता लेते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं स्वरों की मात्राएं। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ। जो स्वर है अ, इसे शहीद स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी के काम आता है। सभी जो व्यंजन हैं उनमें जो अ स्वर है वो सम्मिलित होता है। किस प्रकार से? जैसे कि हम बोलते हैं क्या, क्या। अब क्या में तो जो क है वो स्वर रहित है, यानी आधा है, यानी स्वर रहित। उसका जो उच्चारण है वो बहुत कम हमें सुनाई दिया, क्या। और जब हम बोलते हैं स, अ को
व्यंजन को स्वर सहित बोलते हैं तो हम बोलते हैं क। क। तो जो अ है वो उसकी कोई मात्रा नहीं है क्योंकि वो सभी व्यंजनों में सम्मिलित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आ की जो मात्रा है उसमें क्या है? आम। इसका मूल रूप है जिसमें हम लिखते हैं आम, और इसकी मात्रा में हम एक पाई लगाते हैं। पाई जो ये एक लाइन लगी होती है इसको पाई बोलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं, इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कागज। अब हम पढ़ते हैं ई और ई, यानी कि ई छोटी, ई बड़ी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण है वही हमें शब्दों का शुद्ध लेखन सिखाता है। तो इसको आप बार बार इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। बोलकर आप इसका अभ्यास करेंगे मात्राओं का तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ई, इसमें हम इसका मूल रूप है इमली, और अगर हम ई का जो बड़ी ई का रूप है वो देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ईख। इमली, ईख, इमली, ईख। यानी कि आप इतना सा ध्यान रखिए कि इनमें समय का थोड़ा सा अंतर है। जो छोटी ई है वो कम समय लेती है, ये लगा लीजिए कि 1 सेकंड, और जो बड़ी ई है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है, यानी कि 2 सेकंड। हमने पढ़ा भी तो था जो हमारे हर्ष स्वर थे, यानी कि उसमें जो ई था वो क्या था? हर्ष स्वर में था क्योंकि वो कम समय लेता है, और जो ई है वो हमारे प्लुत स्वर में था। तो वो नहीं, दीर्घ स्वर में था, तो वो दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लेता है। इतना आपको ध्यान रखना है और इसी से आप मात्रा सीख जाओगे। अब इसी में देखिए ई की हम जो शब्द देखेंगे, निकाला, निकाला। और जब हम जो ई है उसका शब्द देखते हैं, पीला, पीला। ई का उच्चारण साफ स्पष्ट सुनाई देता है क्योंकि समय ज़्यादा ले रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखिए इनका मूल रूप देखिए, उल्लू और ऊन। ये भी समय पर है क्योंकि जो ऊ है वो कम समय लेगा, यानी छोटा ऊ, क्योंकि वो हर्ष स्वर है, मूल स्वर है। और जो बड़ा ऊ है वो हमारा दीर्घ स्वर है, संधि स्वर है। दीर्घ स्वर है तो वो समय भी ज़्यादा लेगा, दुगना समय लेगा। किससे? हर्ष स्वर से। तो हम इसको बोलेंगे नुकीला, नुकीला। और बड़े ऊ को जो हम बोलते हैं खून, खून। यानी कि ऊ का जो स्वर है वो समय ज़्यादा लेता है। इसी तरह से री, ऋषि, मूल शब्द में लिखते हैं ऋषि, ऋतु। और इसकी जो मात्रा है वो हम नीचे जो सी की तरह, अंग्रेजी का जो वर्ड है सी, उसकी तरह लगाते हैं और हम बोलते हैं कृषक, कृषक। इसमें बहुत सारे हम बोलने में जो विद्यार्थी हैं वो उच्चारण संबंधी उनकी जो समस्या लगा लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं गृह कार्य, वो गृह कार्य है क्योंकि उसमें री की मात्रा है, जबकि हम बोल देते हैं उसको, कुछ जो विद्यार्थी उसको बोलते हैं गृह कार्य। गृह नहीं है वो, तो गृह तो वो हो जाते जो 9 ग्रह हैं हमारे, नहीं। गृह, गृह जो हमारा है वो 9 ग्रह है और जो घर है वो गृह है। इसी प्रकार से री, जो री की मात्रा है उसको हम बोलते हैं क्री, यानी कि क को री, कृषक। इसी प्रकार से ए का जो उच्चारण है एड़ी, यानी कि ए का उच्चारण क्या है? ए, केला, केला। ए का उच्चारण साफ स्पष्ट सुनाई देता है, केला। जबकि हम ऐ को का जो उच्चारण है वो हम इस प्रकार से करते हैं, ऐनक, ऐनक। और नैना, नै, ए और ये का उच्चारण स्पष्ट सा सुनाई देता है बड़े ए में जब हम इसका उच्चारण करते हैं, नैना, नैना। तो और जो ए है उसमें देखो केला, केला, नैना, नै, ए और ए, नैना। और इसी प्रकार से जो ओ का उच्चारण है, ओखली, ओखली और मोर। यानी कि उच्चारण में हमें पता लग रहा है कौन सा ओ है? छोटा ओ, ओखली और मोर। जबकि बड़े ओ में हम क्या बोलते हैं? ओ, औरत और नौका, औरत और नौका।
ओ ओ, ए अ आ ई उ री ए ऐ ओ। इस प्रकार से मात्राओं का बार बार उच्चारण करने से आपको अच्छे से इसका अभ्यास। अब हम कुछ विशेष चीजें देखते हैं। उ तथा उ की मात्राओं का प्रयोग प्राय व्यंजनों के नीचे किया जाता है, परंतु व्यंजन र में मात्राएं लगाई जाती है। वो कैसे लगाई जाती है? जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उ की मात्रा में जो नुकीला और खून, उसमें तो मात्रा नीचे लगी थी, लेकिन रै में जो मात्रा होती है ऊ की, वो पीछे लगती है। रुपया, रुपये में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। रूप, और रूप में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। अब है री। स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हीं तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है। मतलब कि जो री जो शब्द है वो हमारा संस्कृत में से आया हुआ है। और जो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिनमें संस्कृत से जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, लिए जाते हैं, वैसे के वैसे जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ऋतु, ऋषि, ऋण, कृपा, जो ये देखिए, ये तत्सम शब्दों में ऋतु, ऋषि, ऋण, और फिर हमने ये री की मात्रा तत्सम शब्दों में मिलेगी कृपा, मृग, सृष्टि, श्रृंगार आदि। अब हम देखते हैं रै के रूप। जब रै को किसी व्यंजन से पहले जोड़ा जाता है तो उसे दूसरे व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं कि दूसरे, मतलब जो रै है उसकी तीन रूप होते हैं। तीन रूप कौन कौन से? एक तो रै जो हम लिखते हैं जैसे रथ, राग, ठीक है। फिर उसके बाद रै का दूसरा रूप आता है जो मात्रा के रूप में रै आता है, यानी कि जैसे हम देख रहे हैं जिसका उच्चारण हम अगले जो वर्ण है उससे पहले, पिछले जो वर्ण है उससे पहले करते हैं, जैसे स्वर्ग। अब वै के बाद रै का उच्चारण हुआ है। कार्य, य से पहले रै का उच्चारण हुआ है और गै से पहले रै का उच्चारण हुआ है। अब ये जो रै है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, स्वर्ग या कार्य, ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा है कि अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो जो रै है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। रै क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रै आधा है जबकि वै पूरा है। जो व्यंजन है वो पूरा है, रै भी व्यंजन है, लेकिन रै यहाँ पर आधा है। जब रै को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है। अब जो अन्य व्यंजन से पहले जोड़ते हैं, ये तो देखिए, जब रै को किसी व्यंजन से पहले, ये हमने पढ़ा है, जब रै को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है। यानी व्यंजन से पहले, पहले जो हमने उच्चारण किया था वो क्या था? दूसरे व्यंजन से पहले था, लेकिन अब जो रै का जो उच्चारण होगा वो व्यंजन से पहले होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो प्रश्न और वज्र, प्रश्न और वज्र। अब प्रश्न है उसमें क्या है? जो पै है वो आधा है और रै है वो पूरा है। इसका वर्ण विच्छेद भी देख लीजिए। वज्र का वर्ण विच्छेद देखिए, वह है वो आधा है हमारा, और जो नहीं, वह पूरा है। वह प्लस जो वह घन ए घन जय घन रै घन ए, यानी रै है वो क्या है? हमारा पूरा है। अब जो ट्रक और ड्रम में जो वी तरह का जो रै हम इस्तेमाल करते हैं रै का, तो वो रै क्या है? वो भी जो हमारा प्रश्न का रै है वही रै है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी पाई वाले जो वर्ण होते हैं उनमें जो प्रश्न वाला रै है वो प्रयोग किया जाता है। जिनमें पाई होती है, पाई क्या होती है? जैसे प्रश्न में पै के साथ एक लाइन लगी हुई है, कै में लगी हुई है, जय में लगी हुई है, वज्र गै में लगी हुई है, तो ये पाई होती है।
तो इनमें इसी रे का प्रयोग होता है। लेकिन जिन वर्णों में ये पाई नहीं होती उन वर्णों में वी वाले रे का प्रयोग होता है। जैसे ट्रक, यानी जिनका जो लिखने का तरीका है वो नीचे से गोलाई में होता है, उनको उनको ये वी वाला रे लिखा जाता है। ट्रक, ड्रम, इस तरह से। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि से के साथ रे, से के साथ रे कैसे लिखते हैं? से के साथ रे ऐसे लिखते हैं जो त्र की तरह नजर आता है, लेकिन वो श के पाव में ही रे होता है। श्राप, स प्लस र प्लस आ प्लस व प्लस अ। स हमारे पास जो है वो हलंत लगाया हुआ है, क्योंकि स जो व्यंजन है वो आधा है और स्वर रहित है, और जो र है वो पूरा है। यहीं तक करेंगे, और वर्ण विचार का जो शेष भाग है वो हम अगले भाग में यानी भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।